हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। टॉपिक हमें पढ़ना है इसमें वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट्स मेन टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स हमें करना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं स्टूडेंट्स? आप लोगों ने डिटरमिनेंट सीखा, 2 into 2 ऑर्डर, 3 into 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप लोगों ने सीखा है। तो अब जो डिटरमिनेंट्स होते हैं उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और वही प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसको मैं एक एक करके सीखेंगे। तो पहले मैं आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ वी इंटरचेंज द रोज विद द कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट, then its value remains unchanged, or we can say same, its value remains same। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर हम एक डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, जो आपने मैट्रिक्स में सीखा था कि भाई अगर रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो वो ट्रांसपोज निकल जाता है, राइट। तो एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर ए डिटरमिनेंट कोई मेरे पास है, मैं 2 into 2 ऑर्डर एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आता है, 10 - 12 दैट इज -2। अगर आप इसके रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देंगे तो a डैश निकल जाएगा, इसे हम a डैश बोलते हैं। और इसका आप डिटरमिनेंट निकालिए तो देखिए ये भी सेम आ रहा है। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, a ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो a डिटरमिनेंट के इक्वल ही रहेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम्स को यहां लिख देता हूं कि भाई एनी 2 रोज विद ईच अदर then the sign of the determinant changes। देखिए भाई आप सोच रहे होंगे स्टेटमेंट लिखने की क्या जरूरत है, बट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेटमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि आप स्टेटमेंट को लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज एग्जांपल देके भी मैं समझा सकता था, बट स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल। भाई अगर इसी की बात करें, यही जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने देखा था -2 आया है। अब अगर मैं इसके रो को इंटरचेंज कर दूं, देखिए इस तरीके से कर दूं, रो 1 इंटरचेंजेस विद रो 2, तो जो मेरे पास डिटरमिनेंट बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा 4 5 ऊपर 2 3 नीचे। तो भाई अब इसको आप सॉल्व करिए तो देखिए 12 - 10 तो 2 आ गया। मतलब क्या हुआ कि भाई जो -2 आ रहा था उसका साइन चेंज हो गया ना। ये तो प्रॉपर्टी लिखी है मैंने कि अगर हम 2 रोज को, ये रो को मैंने इंटरचेंज किया, ये सिंबल ध्यान दीजिए, इंटरचेंज का ऐसे लिखना है, और जब इसमें अप्लाई करेंगे तो जो डिटरमिनेंट है उसकी साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और ये आप प्रॉपर्टीज अभी लिखिए, इनको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो जब मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज शुरू करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम इसको, इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, ब्रैकेट में कॉलम्स लिख रहा हूं, एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। भाई आइडेंटिकल से आप क्या समझते हैं? आइडेंटिकल मतलब सेम है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, देन इट्स वैल्यू becomes 0। ठीक है भाई, अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। एग्जांपल लेंगे भाई, ए डिटरमिनेंट मेरे पास कोई दे रखा है 2 3 और यहाँ पे भी 2 3, तो भाई देखिए R1 जो है R2 के इक्वल है, समझ रहे? तो इसका डिटरमिनेंट निकालिए भाई, क्या आएगा आपको क्लियरली पता लग रहा है, 6 - 6 0।
ये 2 into 2 ऑर्डर में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप 3 into 3 ऑर्डर में भी लेके देखेंगे तो 0 ही आएगा। अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम, ये मैंने रो में लिया है, अगर मैं इसे कॉलम को इक्वल कर दूं भाई 2 3 2 3, अब देखिए कॉलम इक्वल है तो भी ये 0 ही आएगा। समझिए यहाँ पे क्या था, R1 इक्वल टू R2 था, यहाँ पे क्या है, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 2। तो अगर कोई भी एक रो और एक कॉलम के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। तो फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then its value also gets multiplied by k। देखिए इस प्रॉपर्टी को समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। कोई भी एक रो को अगर हमने एक कांस्टेंट k से इंटू कर दिया एक पूरी रो को, तो उससे जो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी उस वैल्यू में भी k से इंटू हो जाएगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं कि भाई मैंने कोई एग्जांपल लिया था अभी, a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 3 4 5, तो इसकी वैल्यू तो -2 आ रही थी, हमें पता है। तो अगर सपोज हमने ये किया कि R1 में 2R1 इंटू कर दिया, समझिएगा कि भाई एक रो को हमने 2 से इंटू कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो एक्चुअल में जो इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा वो -4 निकलेगा। आप चेक करके देख लीजिए भाई, अगर आप 2 से इसको इंटू कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 4 और 5। अब आप देख लीजिए सॉल्व करके, 20 - 24, तो देखिए -4 आ रहा है, वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि भाई अगर एक डिटर्मिनेंट के किसी रो में कोई कांस्टेंट से इंटू हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी इंटू हो जाएगी उसी कांस्टेंट से। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका यूज कई तरीके से होता है, जैसे एग्जांपल कि भाई अगर हमारे पास कोई ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 4 8 12 1 3 6 2 1 5, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई एक रो जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 4 इसमें से कॉमन ले सकता हूं। 4 कॉमन, हम इसको ऐसे लिखते हैं, टेकिंग आउट 4 कॉमन फ्रॉम रो 1। रो 1 से 4 जब मैं कॉमन ले लूंगा तो ये 4 बाहर ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3। अब समझिए कि ये क्या प्रॉपर्टी है, मतलब कि अगर हमारे पास कोई टर्म किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई कॉमन नजर आ रहा है तो हम उसको उस रो से बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, और उसके बाद इस 4 को हम किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में इंटू कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि बात यही है कि भाई जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो उसको 4 से इंटू कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही होगी ये प्रॉपर्टी, बट घबराइए मत, आप बस ये समझिए कि किसी भी रो को या कॉलम को जब हम किसी कांस्टेंट से इंटू करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी कांस्टेंट से इंटू हो जाती है। और इसका जो यूज होगा वो क्वेश्चंस में जब हम करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज को आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें बाकी 2 प्रॉपर्टीज बची हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, आप देखिए, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड as the sum of 2 terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 different determinants। इसको ध्यान से समझेंगे, थोड़ा स्टेटमेंट लंबा है इसका बट इजी है ये। इसका मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि भाई अगर मेरे पास कोई ए डिटर्मिनेंट है, जैसे a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी एच आई जे के एल, सपोज कीजिए ये एक हमारा 3 into 3 का डिटर्मिनेंट है। अब जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको समझिए, कह रहा है एनी रो ऑफ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 टर्म्स। भाई अगर कोई भी रो या कॉलम में इस तरीके से है कि 2 टर्म्स का सम हो रहा है, लाइक यहाँ पे देखिए a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ,
तो यहाँ पे एक रो में दो टर्म्स का सम दिख रहा है हमें क्लियरली। तो इसको क्या कह रहा है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट, कि इस डिटर्मिनेंट को हम दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट के सम से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए कि भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी ई, जो पहले टर्म्स है सम के वो लिख लीजिए और नीचे वाली टर्म्स एज इट इज रहेंगी, प्लस लगा के जो दूसरी टर्म्स है उसको हम लिख सकते हैं बी डी एफ जी एच आई जे के एल, ये। तो देखिए जो एक हमारा डिटर्मिनेंट था वो हमारे दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप ये स्टेटमेंट के साथ एग्जांपल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ 6 प्रॉपर्टीज का ये समझ सकते हैं आप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें हम वी कैन अप्लाई रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन अ मैट्रिक्स ऑन अ डिटर्मिनेंट। तो ये क्या कहना चाहता है, ये रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एक्चुअल में स्टूडेंट्स की, हम एक रो में या एक कॉलम में कुछ रूल हम अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंगली। भाई हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा और हमें उसको प्रूव करना होगा या आंसर निकालना होगा, तो उसमें रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसको समझिएगा, ये एक रूल्स होते हैं। क्या होते हैं रूल, किस तरीके के ये रूल होते हैं इसको समझते हैं। कि भाई अगर सपोज मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है मेरे पास ए बी सी डी, ठीक है। अब मेरे को सपोज इन दोनों को प्लस करना हो तो मैं इसमें ये रूल लगा सकता हूं R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। तो इससे होगा क्या कि भाई ये जो टर्म्स है आप देखिएगा R1 में चेंज आ जाएगा, A प्लस सी हो जाएगा, B प्लस डी हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंगली, C और D एज इट इज रहेगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा बट ये इसको कहते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसी में मैं ये भी लगा सकता था कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। इस डिटर्मिनेंट में अगर कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 लगाते तो इससे क्या चेंज आता, देखिए डिटर्मिनेंट में कि भाई ए जो है ये हमारा कॉलम है, तो ए के साथ ये दूसरा कॉलम माइनस होके ए माइनस बी लिखा जाता, सी के साथ ये माइनस होकर सी माइनस डी लिखा जाता और बाकी ये दोनों एज इट इज रहते। समझ में आ रहा है बात। तो ये रूल है, यानी कि हम किसी दो रो को ऐड कर सकते हैं या कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और तीसरा रूल इसी में हम ये भी बोल सकते हैं, ये जैसे फर्स्ट रूल हो गया ट्रांसफॉर्मेशंस को बोलते हैं, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन हम ये भी लगा सकते हैं कि हम पहले किसी रो को इनटू कर लें। जैसे अगर मैं R2 में रूल लगाऊं R2 टेंड्स टू R2 माइनस AR1, इसका मतलब समझिए कि भाई एक रो में या कॉलम में हमने किसी कांस्टेंट से इनटू कर दिया और फिर उसको माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो इस रूल को जब मैं इस डिटर्मिनेंट में लगाऊंगा तो मेरे पास क्या चेंज आएगा, देखिए जो रूल हम लगा रहे हैं वो R2 में लगा रहे हैं तो R1 एज इट इज रहेगा, A B में कोई चेंज नहीं आएगा। और जो ये C और D है इस रो को देखिए, इस रो में ये रूल कैसे अप्लाई होगा कि भाई ये तो R2 है पहला टर्म, C आप C लिखिए माइनस A इंटू R1, तो इसके ऊपर R1 है, यहाँ पे A इंटू A करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, तो C माइनस A स्क्वायर ये टर्म आ गई ना। इसी तरीके से आगे जो R2 का दूसरा वैल्यू है D, तो यही रूल हम अप्लाई करेंगे तो R2 का D माइनस A R1 B A B, देखिए A के साथ B इंटू हो जाएगा और B, तो ये हमारी टर्म आ जाएगी रूल्स। तो ये जो रूल्स मैंने बताए इन्हें हम रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर हम रो में लगा रहे हैं तो वो रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम कॉलम में रूल लगा रहे हैं तो वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम करते हैं। इसमें भी अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट रह गया हो, और मुझे लगता है कि काफी बच्चों को इसमें डाउट होगा कि ये क्या चीज है, बट आप इसको भी नोट करिए। जो मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन समझाया है ये जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो वहां आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा स्टूडेंट्स। तो यही कुछ हमारी प्रॉपर्टीज थी जिसके बेसिस पे हम अपनी पूरी अगली एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5 करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से ये जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज सिखाई थी, प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखवाई थी, उनको हम कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला है विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यूज।
तो देखिए विदाउट एक्सपेंडिंग क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमें पता है कि भाई हम इसको एक्सपैंड करके भी डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर विदाउट एक्सपेंडिंग दिया गया है तो मतलब हम इसको एक्सपैंड या सॉल्व नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर्टीज लगा के ही इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन रहेगा, आपको क्या देखना है कि किसी टर्म्स में कोई ऐसा रिलेशन है कि ये प्रोपोर्शनल बन रहे हो, मतलब ये टर्म कोई भी रो या किसी भी कॉलम में आप चेक कर सकते हैं कि किसी का कोई मल्टीपल तो नहीं है। जैसे यहाँ से हिंट मिल रही है 6 6 36, 3 6 18, 17 6 102। तो यानी कि आप इसमें दो तरीके से कर सकते हैं कि रूल अप्लाई कर सकते हैं, या हम इसको इस तरीके से करेंगे कि भाई देखिए सिंपल जो तरीका रहेगा कि आप इसको पहले लेट कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा ए डिटर्मिनेंट है भाई, इसको हमने ए डिटर्मिनेंट मान लिया पहले, ठीक है। अब इसमें से हमें दिख रहा है यहाँ पे कॉमन है 6, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेकिंग आउट 6 कॉमन फ्रॉम R1। तो भाई जब हम इसको कॉमन लेंगे 6 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 17, 3 और ये 6। तो अब देखिए क्या हुआ कि भाई जो दो हमारी रोज हैं वो आइडेंटिकल हो गई, R1 इक्वल टू R3 आ गया। तो देयरफॉर जो प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी वैल्यू तो 0 ही हो गई। आपको लोगों की प्रॉपर्टी लिखवाई थी, थर्ड प्रॉपर्टी में था, तो यानी कि 0 इसका आंसर है, ठीक है। एक ही मेथड बताया। ऑल्टरनेट आप इसका ये भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि भाई जो हमारे पास ये मैथ क्वेश्चन था, इसको हम देखते हैं कि भाई ये इसका मल्टीपल बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें रूल अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने लास्ट प्रॉपर्टी में बताया था। रो 1 में हम ऐसे कर सकते हैं, रो 1 माइनस 6 रो 3। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे हमें यही प्रॉपर्टीज लगानी है, तो इसलिए इसको समझिए, क्योंकि ये तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आपको। ये जो रूल है इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं इसको समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए इस रूल को मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, तो भाई ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू एज इट इज। इस रूल में ये जो पहला रो है इसमें चेंज होगा, R1 R2 और R3 को आप ऐसे लिखिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे स्टूडेंट्स। R2 और R3 एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि जो रूल है हमारा R1 में अप्लाई हो रहा है। तो R1 में आपको लिखना है, R1 आपको चेंज करना है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये कह रहा है R1 माइनस 6 R3, तो इसको समझिए, R1 का मतलब 102 पहला, तो आप रफ में सॉल्व कर लीजिए, 102 माइनस 6 इंटू R3, तो इसी का R3 कौन सा है 17 ऐसे, तो 102 माइनस 102, तो वही 0 आ गया, यहाँ 0 लिखिए, समझ में आ रहा होगा ना। यही रूल यही वाला रूल इस रो के सेकंड एलिमेंट पे जाएंगे, तो भाई पहले R1 की वैल्यू 18 हो गई, माइनस 6 इंटू R3, अब इसी का R3 हमारा नीचे इसके 3 है, तो देखिए ये भी 18 माइनस 18 हो गया 0। लास्ट में चलेंगे अब इसी में, तो देखिए ध्यान से क्या होगा भाई, 36 हमारा नेक्स्ट टाइम है, तो R1 36 हो गया, माइनस 6 इंटू R3, उसी के नीचे वाला R3 6 है, तो 36 माइनस 36 यानी कि 0। तो भाई अगर एक रो या एक कॉलम पूरा 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू भी 0 ही हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने प्रॉपर्टी तो नहीं लिखी थी, बट ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि अगर एक रो या एक पूरा कॉलम 0 होता है किसी डिटर्मिनेंट में, तो उसकी वैल्यू 0 ही निकलेगी, राइट। तो ये रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में इसी टाइप के रूल्स को अप्लाई करना है। कॉलम्स में भी ये रूल लगते हैं। अब जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो सोल्यूशन है हम कॉलम से करेंगे। देखिए कॉलम से कैसे कि भाई यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स गिवन है, इसमें कुछ इनके बीच में रिलेशन क्या है उसको समझिएगा। कि भाई अगर 65 में से 2 को माइनस करें 63, 75 में से 3 माइनस करें 72, तो जो इधर वैल्यूज आ जाएंगी वो वाली वैल्यूज और जो ये वाली वैल्यूज हैं आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो कॉमन निकल जाएगा और दो रोज या कॉलम सेम हो जाते हैं, उसे प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 रोज प्रोपोर्शनल थे आपस में, समझ रहे स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें मैं क्या रूल अप्लाई करूंगा, पहले तो C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1 कर देता हूं। C3 ये है, ध्यान रखिएगा। रोज को ऐसे करते हैं, मैंने अभी बताया। अब कॉलम में हम अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई इसको तो ए डिटरमिनेंट ले लीजिए। मैंने कॉलम 3 में अप्लाई किया है, तो कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे अप्लाई होगा, C3 माइनस C1, तो भाई C3 की वैल्यू 65 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 63। अगेन नीचे 75 माइनस 3 72, 86 माइनस 5 81। देखिए
अब हमारे पास दो चॉइस हैं, जो मैंने बताया कि भाई ये दो रोज, ये जो दो कॉलम्स हैं हमें नजर आ रहे हैं प्रोपोर्शनल, तो कॉमन लेके इक्वल कर सकते हैं, या इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये रूल भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉलम को 9 से इंटू कर दीजिए और फिर इसे माइनस कर दीजिए, जो बुक में हिंट दिया है आप हिंट से करिएगा ट्राई। मैं इसमें ये टेकिंग कॉमन वाला स्टेप कर देता हूं कि भाई अगर हम यहां से टेकिंग आउट कॉमन ले लेंगे 9 फ्रॉम C3 में से मैं 9 अगर कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या रह गया भाई, 9 तो बाहर आ गया। आप देखिए ये वाली कॉलम ऐसे ही रहेंगे दोनों, यहाँ पे 9 7 जा 9 8 जा 9 9 जा। तो हमने क्या देखा कि C2 इक्वल हो गया C3 के साथ, तो यानी कि इसका जो यूजिंग प्रॉपर्टीज इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये भी 0 आंसर है स्टूडेंट्स, समझिए। और आप ये रूल लगा के भी कर सकते हैं कि अगर हम इसमें C3 टेंड्स टू C3 माइनस 9 C2 कर देंगे तो ये कॉलम पूरा 0 हो जाएगा और उससे भी 0 आंसर आ जाएगा। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा मेथड करना है। मैंने दो तरीके बता दिए, आपको जो इजी लगे, जो आपको समझ में आया हो वो मेथड आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और कि आप ये मत समझिएगा कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, या स्टार्टिंग में शुरुआत में आपको ये लग सकता है कि भाई कैसे इसमें दिमाग लगाएं, कैसे हम इसमें करें क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत ही अभी आपको डिफरेंट लग रहा होगा। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे, इसी क्वेश्चन को आप 3-4 बार कर लेंगे तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो मेन चीज जो है वो प्रैक्टिस है आप लोगों की स्टूडेंट्स। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कि भाई इसके जो दो कॉलम्स हैं वो किस तरीके से गिवन है। आप ध्यान दीजिए, इनके जो एलिमेंट्स हैं इनमें एक रिलेशन क्या चल रहा है कि भाई अगर मैं इनको माइनस करता हूँ, ये जो कॉलम्स हैं 3 - 1 करने पे 2, 9 - 7 करने पे 2, 15 - 13 करने पे 2, तो देखिए 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आप ये रूल इसमें अप्लाई कर दीजिए कि भाई हम इसमें लगा रहे हैं C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1। अब ये रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, कॉलम 1 तो एज इट इज रहेगा, कॉलम 3 भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम रूल अप्लाई कर रहे हैं क्या C2 माइनस C1। C2 ये वैल्यू है, इससे माइनस करेंगे 1 को तो 2 आ जाएगा। फिर जब अगले एलिमेंट पे आएंगे तो C2 हमारा 9 है, माइनस C1 7 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 15 - 13 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए अभी हमारे पास 2 आ गया। अब तो देखिए अब जो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं, ये जो कॉलम 3 में, अगर हम कॉलम 3 और कॉलम 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं, ये रूल देखिए। रूल में लगाता हूँ C3 - 2 C2। तो देखिए क्या होता जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि भाई पहले तो कॉलम 2 और कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं आएगा। कॉलम 3 में किस तरीके से चेंज आएगा कि भाई ये रूल अप्लाई करेंगे। अब ये रूल कैसे अप्लाई होगा, या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं या रफ में कर लीजिए। आप इस स्टार्टिंग में आप लोग रफ में कैलकुलेट करिए कि कॉलम 3 में पहला वैल्यू 5 है तो C3 5 माइनस 2 इंटू C2। C2 जो है वो हमारा 2 है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2, तो 5 - 4 तो ये 1, तो यहाँ 1 आ गया। क्लियर? उसके बाद देखिए जब हम कॉलम के अगले एलिमेंट पे आएंगे 11 पे, तो C3 हमारा 11 बन जाएगा, माइनस 2 इंटू C2। तो 11 का जो C2 है वो 2 है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से 11 - 4 ये भी 7 आ गया। देन अगला एलिमेंट 17, तो C3 17 है, माइनस 2 इंटू C2। तो 17 का C2 2 ही है, तो 17 - 4 तो 13। तो देखिए आई समझ में बात। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है कि भाई कॉलम 1 जो है वो कॉलम 3 के इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ए डिटरमिनेंट लिख के सॉल्व कर सकते हैं, और ये ए डिटरमिनेंट की वैल्यू लास्ट में हमने 0 निकाल दी, मतलब जो डिटरमिनेंट था उसकी वैल्यू 0। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये रूल्स हम अप्लाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इसको 2 या 3-4 बार आप प्रैक्टिस करिए, तब आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। 2 में भी हमें विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यूज निकालना है। हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 या 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इजी मेथड में बताता हूँ कि भाई हमें इसमें क्या प्रॉपर्टी लगानी है, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए जो मैंने नंबर 5 आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हमारा रो या कॉलम सम ऑफ 2 टर्म्स दे रखा है तो इसको हम 2 डिटरमिनेंट अलग अलग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इसको हम एक्सप्रेस करेंगे कि भाई एक्स ए और इसका जो वैल्यू है एक्स वाई बी वाई जेड सी जेड, देखिए आया। प्लस करके यही वैल्यूज पहले कॉलम की तो सेम रहेंगी 1 और 2 कॉलम की, और जो ये अगला है ये इस तरीके से आ जाएगा कि भाई अगर एक रो या एक कॉलम में सम ऑफ 2 टर्म्स से एक्सप्रेस हो रहा है तो उन्हीं टर्म्स को हम अलग करके 2 डिटरमिनेंट बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई कॉलम 1 जो है आइडेंटिकल है कॉलम 3 से, तो इसकी वैल्यू 0,
यहाँ पे आप देखिए भाई कॉलम 2 जो है वो आइडेंटिकल है कॉलम 3 से, तो ये भी 0, तो 0 + 0। ठीक। अच्छा, अगर ये प्रॉपर्टी ना लगा के दूसरा, तो देखिए अल्टरनेट समझिए इसका। अल्टरनेट में भी कई मेथड है भाई। अगर C1 को चेंज करिए C1 + C2 कर दीजिए, तो क्या आएगा भाई x + a, समझिए ये दोनों प्लस होंगे, y + b, z + c, और बीच में a b c ऐसे रहेगा, ये वाला भी हमारा ऐसे ही रहेगा। तो यहां से भी आप समझ रहे होंगे कि भाई ये दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो ये भी 0 माना जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आप 2 या 3 प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू दिस, इसका सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड पार्ट का। यहाँ पे भी पहले हम इसको एक्सप्रेस अगर कर लें 2 टर्म्स में, तो कैसे होगा, a b c, यहाँ से a, ये b, ये c, x y z, और बीच में प्लस लगा करके ये वाले जो हैं ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये जो हमारे रोज हैं R1 R2 एज इट इज रहेंगे, और जो सेकंड रो है उसकी जो सेकंड टर्म्स हैं वो हम इस तरीके से लिखे जाएंगे। देखिए, तो भाई यहाँ तो क्लियरली पता लग रहा है कि R1 जो है R2 के इक्वल है, 0 हो गया, प्लस यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन फ्रॉम R2। ठीक है, तो आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले लीजिए, R2 में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये जो टर्म बचा हमारे पास a b c x y z। तो भाई यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो रो 2 है रो 3 से इक्वल है, तो 2 × 0 हो गया, यहाँ से 0 + 2 चल रहा है, 0 + 0 यानी कि 0 इसका सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो 3 में भी विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यूज ही है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा कि हम किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालें। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो ये टर्म्स गिवन है हमारे पास, इस तरीके से गिवन है कि ये a - b है, ये b - c है, ये c - a है। तो अगर इन कॉलम्स को इसमें प्लस कर दिया जाए, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3, भाई ये रूल हम लगा सकते हैं। तो क्या होगा आप समझिएगा कि भाई a - b, ये टर्म इसमें प्लस होगा, प्लस b - c + c - a, ये कॉलम 1 आया है बेटा। जो ये कॉलम 2 है वो एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से x - y + y - z + z - x, इस रूल के अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा। दूसरा जो कॉलम है वो एज इट इज रहेगा, थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा। यहाँ पे p - q + q - r + r - p, और ये हमारा q - r एज इट इज रहेगा, r - p एज इट इज रहेगा। तो देखिए क्या देखा हमने कि भाई ये टर्म्स तो कैंसिल हो रही हैं, देखिए समझ रहे हैं, r से r, q से q, p से p, तो भाई ये तो सारा 0 0 0 आ गया। तो क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा तो बस ये चीज देखना था कि कॉमन चीज हमें पकड़नी थी कि जो टर्म्स गिवन है किस तरीके से गिवन है। क्वेश्चन में एक बार आपको ये पता लग जाएगा कि एलिमेंट्स के रिलेशन किस तरीके से हैं, तो आप अप्लाई इजीली कर पाएंगे रूल्स को। तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 ही आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसकी बात करते हैं सेकंड का सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी टर्म ऐसे गिवन है कि अगर आप इनको खोलेंगे तो पहले तो आप ब्रैकेट खोल के लिख लीजिए भाई AB + BC, 1 AC नॉट BC, ये AC होगा। यहाँ पे BC + AB, 1 AB, ये AC + BC। ठीक है, तो अब अगेन देखिए एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से गिवन है AB AC और यहाँ BC, तो इधर ऐड हो गई, इधर अगर मैं इसको ऐड करते तो AB BC AC आ जाएगा। इसको देखिए AB BC और यहाँ AC गिवन है, तो ये ऐड करके भी एक सेम ही टर्म आ रही है, AC BC और AB। तो समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप इसमें रूल लगाइए C3 टेंड्स टू C3 + C2। तो इससे क्या होगा, कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज रहेंगे, जो कॉलम 3 है उसमें आप रूल अप्लाई करेंगे AB + BC + AC आ जाएगा, AB + BC + AC आ जाएगा, AB + BC + AC आ जाएगा। समझिए कैसे, भाई ऐड करने पे यही चीज आ रही है, मैंने ऑर्डर में लिख दिया उसको, आप यहाँ पे ऐड करते BC + AB + AC आता, तो उसको AB BC AC तो बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात, यस ना। अब देखिए ये चीज सेम टर्म हो गई तीनों में, तो कॉमन ले लीजिए भाई, टेकिंग आउट कॉमन, टेकिंग आउट AB + BC + AC एज कॉमन फ्रॉम C3।
C3 में से आप इसमें से कॉमन लेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC बाहर आ जाएगा कॉमन में, और देखिए क्या होगा, कॉलम 1 तो एज इट इज रहेगा, कॉलम 2 भी एज इट इज रहेगा, बट जो कॉलम 3 से कॉमन लिया था तो 1 1 1 आ जाएगा। और हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई कॉलम 1 कॉलम 3 के आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 से इंटू होकर 0 ही आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द फोर्थ क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 में देखिए हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है, सेम हमें विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू निकालना है, मतलब प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स गिवन है इसको ध्यान से देखिएगा कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में हिंट भी गिवन है आप लोगों के लिए, कि पहले हिंट से मैं आपको समझा देता हूँ। हिंट में जो बोला जा रहा है कि भाई C1 में आप ऑपरेट कर दीजिए ABC इंटू C1, तो उसको समझिए उससे होगा क्या कि ABC जब हम इसमें इंटू करेंगे तो भाई ABC से इंटू होगा A कटेगा, BC बचेगा, यहाँ BC है, यहाँ पे ABC से इंटू होगा तो B कटेगा, AC बचेगा, यहाँ AC है देखिए, और यहाँ ABC से इंटू करेंगे तो C कटेगा AB। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। लेकिन जब हम इसमें अप्लाई करते हैं तो देखिए क्वेश्चन को पहले आप लेट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो भाई A डिटर्मिनेंट है, ये 1/A 1/B 1/C, ये 1 1 1, और ये AC और ये AB। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है हिंट में ABC इंटू C1 दिया गया है, ABC से इसको इंटू करेंगे। लेकिन अब ये देखिएगा मैं इसको इंटू कर रहा हूँ तो भाई डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि भाई इसको 1/ABC बाहर लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स, 1/ABC को बाहर लिखिए, और यहाँ पे जो टर्म्स आ रही हैं आप देखिए, ABC को C से इंटू करेंगे तो यहाँ कॉलम 1 से इंटू करेंगे तो BC आ जाएगा, इसमें इंटू करेंगे तो AC आ जाएगा, और इसमें इंटू करेंगे तो AB आ जाएगा। और जो टर्म्स है हमारे पास यहाँ BC CA और AB, भाई क्या हुआ, कॉलम 1 जो है वो कॉलम 3 के साथ इक्वल हो गया, तो ये जो 1/ABC बाहर लिया था इसको 0 से इंटू करने पे 0 ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ऐसा भी कर सकते थे कि भाई जो कॉलम 3 है उसमें हम ये भी रूल लगा सकते थे, कॉलम 3 टेंड्स टू 1/ABC C3। समझिए, इससे भी चीज निकल जाती। भाई इस बार क्या होता, 1/ABC से इंटू करते C3 को तो BC कट जाता, 1/A रह जाता, फिर यहाँ पे AC कट जाता, 1/B रह जाता, और जो है यहाँ पे AB कट के 1/C तो भी इक्वल हो सकता था। तो ये चीज़ है, इसमें ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, और ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए जो हिंट गिवन है उसी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 पहले अप्लाई कर देते हैं। तो C2 माइनस C1 अप्लाई करने पे क्या होगा, देखिए भाई कॉलम 1 एज इट इज रहेगा, जो आपका कॉलम है उसमें कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉलम 3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब देखिए भाई ये जो रूल लगेगा C2 माइनस C1, तो C2 2A प्लस B है, इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास A बचेगा। ध्यान दीजिए, C2 माइनस C1 दूसरी टर्म में करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी A बचेगा, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये भी A आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि भाई अब इस कॉलम से जो C3 टेंड्स टू C3 माइनस 2C2 कर दीजिए। भाई 2 से इसको इंटू करते जाएंगे और फिर माइनस करते जाएंगे, तो आप देखेंगे यही वाला यहाँ पे कॉलम बन जाएगा। कैसे, पहले जो कॉलम्स हैं उसमें तो हमें एज इट इज रखना है ना, इसमें ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंगली। तो देखिए कैसे, मैं इसको रफ में सॉल्व करके दिखाता हूँ। C3 हमारा अभी 3A प्लस B है, माइनस करना है 2C2 से, तो 2 के साथ C2 इंटू होगा तो इसका C2A है, तो ये 2A, देखिए क्या आया A प्लस B, यहाँ लिख लिए A प्लस B। ना अगले एलिमेंट में चलेंगे तो C3 हमारा 4A प्लस B है अभी, माइनस 2C2, तो इसका C2A है तो ये 2A, 4A तो ये 2A प्लस B हो गया। देखिए आई होप क्लियर होगा। इसके बाद सेम ये चीज 6A प्लस B में आपको माइनस करना है 2C2, तो ये 2A 4A प्लस B हो गया। तो भाई देखिए क्या हुआ, ये वाला जो कॉलम है इसके साथ इक्वल हो गया, आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू 0, तो वी गॉट द आंसर है 0। देखिए चारों ही क्वेश्चंस के आंसर 0 आ रहे थे। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रूल अप्लाई करना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को 2 या 3 बार आप देखिए और खुद से 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे हम रूल्स लगाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक कर लेते हैं। सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चंस में जो एक फॉर्मूला लगेगा वो मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछली जो एक्सरसाइज थी 5.1 उसमें समझाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वो प्रॉपर्टी यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी होता है K डिटर्मिनेंट इक्वल टू K टू द पावर n इंटू A डिटर्मिनेंट वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
तो भाई यही प्रॉपर्टी से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन होंगे ये 5 to 10। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड ए डिटर्मिनेंट इज -5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 डिटर्मिनेंट। तो भाई इसका सॉल्यूशन जो होगा 5 का, भाई हमें 3a डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 3 to the power 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा। बताइए क्यों? क्योंकि ऑर्डर उसका 2 है। तो भाई 3 स्क्वायर 9, ए डिटर्मिनेंट में -5 गिवन था, तो भाई -45 इसका आंसर आ गया। भाई देखिए इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। 6 में हमें दिया गया है 3 ऑर्डर का, ए डिटर्मिनेंट 4 है और हमें 2 ए डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 2 की पावर 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा 8 इंटू इसकी जो वैल्यू दी गई है 4, आप इंटू कर दीजिए, तो 32 इसका सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन 6 का। भाई है ना, बहुत सिंपल चीज है। क्वेश्चन 7 के लिए ऑर्डर 3 दिया गया है, -2 इसका डिटर्मिनेंट है और हमें निकालना है -5 ए डिटर्मिनेंट। तो भाई -5 की पावर क्यूब होकर के ए डिटर्मिनेंट से इंटू हो जाएगा, तो ये 125 नेगेटिव में इंटू ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 है, तो 250 इसका सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, ऑर्डर 3 दिया गया है, हमें ये कंडीशन दी गई है। आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है आपके पास 3a डिटर्मिनेंट इक्वल टू k इंटू ए डिटर्मिनेंट और 3 ऑर्डर क्या है, तो भाई इसमें जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 3 की पावर 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट होगा कि नहीं, और ए डिटर्मिनेंट से ए डिटर्मिनेंट कट जाएगा, तो 27 इक्वल टू k। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि भाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, हमें निकालना है ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो इसको समझेंगे, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 में भाई ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए डिटर्मिनेंट इंटू ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 5 है तो ये भी 5 ही रहेगा। ट्रांसपोज इक्वल होते हैं, हमें पता है डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज और वैल्यू इक्वल होती है, तो 25 हमारा इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये हमारा सॉल्यूशन था 9th का, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए डैश इक्वल टू आई, राइट द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक प्रॉपर्टी, ये जो एक टर्म यूज हो रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इफ ए डैश इक्वल टू आई होता है तो देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, इसका नाम है। और इसमें जो प्रॉपर्टी होती है कि इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो या तो 1 या -1 होता है स्टूडेंट्स। तो अभी आपको इसको डीप में समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना प्रॉपर्टी समझिए कि अगर ए डैश आई होता है तो उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, और जो उसका डिटर्मिनेंट होता है वो 1 या -1 होता है। यानी कि जो हमारा इसका सॉल्यूशन रहेगा, आपको लिखना है ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 और -1। तो इस तरीके से ये हमारा 10 तक क्वेश्चन हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस वीडियो में बताए गए मेथड समझ में आए हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं फिर इसके आगे के 11 टू रिमेनिंग क्वेश्चंस की एक दूसरी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू।